हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं नागेश सर एक बार फिर से आप सभी के सामने अपने इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग की क्लास को लेकर के आ गया हूँ। ध्यान दीजिएगा, पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने कुछ ऐसे टर्म के बारे में डिस्कशन किया था जैसे कॉन्ट्रैक्टर और उसके साथ ही साथ रिले, इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। आज हम उसके आगे के टॉपिक पर चर्चा करते हैं। पहली हेडिंग आप सभी लोग डाल लीजिएगा, सभी लोग हेडिंग डालिए, ओवरलोड रिले। सबसे पहली हेडिंग है ओवरलोड रिले। हेडिंग डाल लीजिएगा, ओवरलोड रिले। क्या होता है भाई ओवरलोड रिले? हमने कल ही बताया था आपको कि ओवरलोड रिले के अंदर बाई मेटेलिक स्ट्रिप लगी होती है और यह बाई मेटेलिक स्ट्रिप हीटिंग पर क्या होती है, फैलती है। जब भी उस पर हीटिंग प्राप्त होगा, यानी सामान्य मान से जब ज़्यादा आपका वैल्यू प्रवाहित होगी, सामान्य मान से अधिक मान की जब करंट फ्लो होगी, जैसे आपका बाई मेटेलिक स्ट्रिप को देख लीजिएगा, ये हमारी बाई मेटेलिक स्ट्रिप है। बायोमेटेलिक स्ट्रिप है, इसके ऊपर क्या होता है, वायर को बाउंड किया गया होता है, यानी वायर को लपेटा गया होता है। ये इस तरह से ये वायर को लपेटा गया होता है और इसके साथ ये इसका प्लंजर होता है और इसके साथ ये इसके कांटेक्ट होते हैं। ये इसके साथ इसके कांटेक्ट होते हैं, ये कुछ इस तरह से, ये इसके क्या होते हैं, कांटेक्ट होते हैं। ये इस तरह से क्या होते हैं, कांटेक्ट होते हैं। एक नॉर्मली ओपन कांटेक्ट होता है, एक नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट होता है। ये दो कांटेक्ट होते हैं इस तरह से। एक आपका नॉर्मली क्लोज कांटेक्ट होगा और नॉर्मली ओपन कांटेक्ट होगा। जब इसको सप्लाई दिया जाएगा, जब इसको सप्लाई दिया जाएगा तो सप्लाई दिए जाने की स्थिति में जो यह आपका बाई मेटेलिक स्ट्रिप है, सप्लाई के प्राप्त होने पर आपका अपने अंदर से सप्लाई को इस पार से उस पार प्रवाहित करता है, यानी वो नॉर्मली क्लोज की स्थिति में व्यवहार करता है। वो किस स्थिति में व्यवहार करता है, नॉर्मली क्लोज की स्थिति में व्यवहार करता है। ये ऊपर वाला एनसी होता है और नीचे वाला एनओ होता है, नॉर्मली ओपन और नॉर्मली क्लोज, ये दो होते हैं आपके पास। एक नॉर्मली क्लोज होता है और दूसरा नॉर्मली ओपन होता है। तो जब इसको इनपुट सप्लाई दी जाती है तो इनपुट सप्लाई दिए जाने की स्थिति में नॉर्मली क्लोज के द्वारा सप्लाई क्या होती है, आपका प्रवाहित होती रहती है मुख्य परिपथ में। जब यही सप्लाई क्या होती है, निर्धारित मान से अधिक होती है, तो निर्धारित मान से अधिक होने पर आपका इसके अंदर से सप्लाई अधिक मान की फ्लो करती है, यानी करंट अधिक मान का फ्लो करता है, जिसकी वजह से हीटिंग एच बराबर आई स्क्वायर आर टी में आई की वैल्यू बढ़ने पर एच की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है। और जब हीटिंग की वैल्यू बढ़ती है तो हीटिंग की वैल्यू के बढ़ने पर आपका जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप है वो फैलना शुरू कर देता है। और जब बाईमेटेलिक स्ट्रिप फैलता है तो जो आपका नॉर्मली ओपन है वो क्या हो जाता है भाई, वो नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन में बदल जाता है और नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज में बदल जाता है, यानी वह ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होकर के जो मुख्य धारा सर्किट में बह रही है उस मुख्य धारा को क्या करता है, रोक देता है, यानी सर्किट को कट कर देता है। जो नॉर्मली क्लोज है उसको नॉर्मली ओपन कर देता है, यानी सर्किट में मुख्य धारा को प्रवाहित होने नहीं देता है। ये कार्य होता है ओवरलोड रिले का। तो लिखिएगा ओवरलोड रिले में, ओवरलोड रिले के अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है। ओवरलोड रिले के अंदर बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है और यह बाईमेटेलिक स्ट्रिप और इस बाईमेटेलिक स्ट्रिप और इस बाईमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर वायर को वाउंड किया गया होता है और इस बाईमेटेलिक स्ट्रिप के ऊपर वायर को वाउंड किया गया होता है। जब यह सप्लाई के साथ संयोजित होता है, जब यह सप्लाई के साथ संयोजित होता है तो इस स्थिति में, नॉर्मली क्लोज से मुख्य धारा परिपथ में प्रवाहित होती रहती है, से मुख्य धारा परिपथ में प्रवाहित होती रहती है। जब सामान्य मान से अधिक मान की धारा, जब सामान्य मान से अधिक मान की धारा फ्लो होती है, जब सामान्य मान से अधिक मान की धारा फ्लो होती है तो इस स्थिति में
जब सामान्य मान से अधिक होती है तो इस स्थिति में बाईमेटेलिक स्ट्रिप गर्म होकर गर्म होकर फैलती है, जिससे नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन में परिवर्तित हो जाता है, यानी जब बाईमेटेलिक स्ट्रिप फैलेगी तो बाईमेटेलिक स्ट्रिप के फैलने पर ये ऊपर की ओर उठेगा। जैसे सप्लाई ये नॉर्मली क्लोज के साथ जुड़ा हुआ है, इस तरह से सप्लाई मुख्य परिपथ में बह रहा है आपका। अब जैसे क्या होगा, ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप फैलेगी, यानी ये बाईमेटेलिक स्ट्रिप के आगे का जो दोनों सिरा इस तरह से जुड़ा हुआ है, ये जो दोनों सिरा इस तरह से फैलेगा तो इसके फैलने पर क्या होगा, ये हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा। जब हल्का सा ऊपर की ओर उठेगा तो जो नॉर्मली क्लोज के साथ इसका कांटेक्ट लगा हुआ है वो कांटेक्ट क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, क्योंकि वो ऊपर की ओर खिसक जाएगा। जब ऊपर की ओर खिसकेगा तो नॉर्मली क्लोज वाला कांटेक्ट खिसक जाएगा और तब ये किससे चिपक जाएगा, नॉर्मली ओपन वाले से चिपक जाएगा। तो ये ऊपर की ओर उठ जाता है। जब ये ऊपर की ओर उठता है, जो ये दोनों टर्मिनल आपस में संयोजित थे वो दोनों टर्मिनल को क्या करता है, छोड़ देता है, उनका लिंक हट जाता है, जिससे मुख्य धारा इधर से उधर नहीं जा पाती है। तो नॉर्मली क्लोज नॉर्मली ओपन में चेंज हो गया, ये किस में हो गया, अब एनओ में हो गया, और ये एनओ किस में हो गया, एनसी में हो गया। ऐसा कब होता है, ओवरलोड की स्थिति में होता है। तो हालांकि फिगर बनाना चाहेंगे तो पीछे करके वीडियो रोक करके फिगर बना लीजिएगा आप लोग। ओके भाई, इसमें की पॉइंट लिख लीजिएगा, एक छोटा सा की पॉइंट लिख लीजिएगा जो एग्जाम में पूछा गया है आपका, कि ओवरलोड रिले जो होता है वह कैसे लोड पे वर्क करता है, बहुत ज्यादा लोड पर वर्क करता है, या छोटे ओवरलोड पे वर्क करता है, या मीडियम ओवरलोड पे वर्क करता है, या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप की पॉइंट में लिख लीजिएगा, की पॉइंट में लिखिएगा फटाफट। ओवरलोड रिले छोटे ओवरलोड के लिए, छोटे ओवरलोड पर कार्य करता है या के लिए डिजाइन किया जाता है, छोटे ओवरलोड के लिए डिजाइन किया जाता है। अब बात आती है, अगर छोटे ओवरलोड के लिए रिले का डिजाइन कर रहे हैं तो बड़े ओवरलोड के लिए किसका डिजाइन करते हैं, तो जब बड़ा ओवरलोड होता है तो उसके लिए फ्यूज की डिजाइन की जाती है, फ्यूज लगाया जाता है उसके लिए। छोटे ओवरलोड के लिए रिले का यूज करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग, और बड़े ओवरलोड के लिए फ्यूज का यूज करते हैं। आगे चलिए, अगली हेडिंग है फ्यूज। ओके भाई, हेडिंग डाल लीजिएगा फ्यूज। आप सभी लोग फ्यूज के बारे में जानते होंगे। फ्यूज कैसी डिवाइस है भाई, तो फ्यूज सेफ्टी डिवाइस है जो परिपथ को सुरक्षा प्रदान करती है। परिपथ को सुरक्षा कब प्रदान करती है, आप सभी को पता है कि जो हमारा फ्यूज लगाया जाता है वो हमेशा सर्किट के श्रेणी क्रम में लगता है, और यह फ्यूज हमेशा फेज वायर पे लगता है। ये चीज हमेशा याद रखेगा, जो हमारा फ्यूज होता है, फ्यूज हमेशा किस पर लगाया जाता है, वो फेज वायर पर लगाया जाता है, फेज वायर पर लगाया जाता है, कभी भी न्यूट्रल वायर पे नहीं लगाया जाता। ये हमेशा याद रखेगा, जब भी फ्यूज लगेगा फेज वायर पर ही लगेगा। और फ्यूज किस क्रम में लगेगा, तो हमेशा परिपथ के सीरीज में फ्यूज लगता है, कभी भी पैरेलल में फ्यूज नहीं लगता है। ये हमेशा किस में लगता है, सीरीज में लगता है, किसके, सर्किट के सीरीज में लगता है। ये हमेशा याद रखिएगा। तो फ्यूज कैसी डिवाइस हो गई, तो फ्यूज होती है ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस। फ्यूज होता है आपका कैसी डिवाइस, ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस, ये होता है। तो हमारा जो फ्यूज होता है वो ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। देखिए भाई, जब आपका जैसे ये हमारा परिपथ है, परिपथ में ये हमारा फ्यूज लगा हुआ है, ये फ्यूज लगा इस तरह से,
ये जब आपका सप्लाई सामान्य मान की आ रही है, जैसे इसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, इसकी रेटिंग है 5 एम्पियर, फ्यूज की रेटिंग दी गई है 5 एम्पियर, तो सप्लाई अगर आ रही है 5 एम्पियर से कम, 5 एम्पियर से कम, तो ये फ्यूज सफलतापूर्वक कार्य करता रहेगा, लगातार सप्लाई को अपने अंदर से प्रवाहित करता रहेगा, और उस समय हीटिंग की जो वैल्यू होगी, हीटिंग की जो वैल्यू होगी यानी H बराबर I स्क्वायर RT की जो वैल्यू होगी वह सहनीय होगी। सहनीय का मतलब इस स्थिति में फ्यूज मेल्ट नहीं करेगा, फ्यूज सफलतापूर्वक वर्क करता रहेगा इस स्थिति में, जब 5 एम्पियर से कम सप्लाई फ्लो करेगी तब। जैसे ही सप्लाई की वैल्यू 5 एम्पियर से अधिक होती है, 5 एम्पियर से अधिक होती है, तो 5 एम्पियर से अधिक होने पे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, आई की वैल्यू बढ़ी, करंट की वैल्यू बढ़ी, करंट की वैल्यू बढ़ने पे हीटिंग का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। जब हीटिंग का मान बढ़ता है तो उस हीटिंग के केस में आपका हीटिंग का मान जैसे जैसे बढ़ेगा, यानी 5 एम्पियर से करंट जैसे ही बढ़ी, करंट के बढ़ने की वजह से हीटिंग बढ़ा, और हीटिंग की वजह से बढ़ने की वजह से क्या होगा भाई, ये जो वायर है, ये वायर आपका इस करंट के मान को सहन नहीं कर पाएगा, यानी इतनी अधिक उष्मा उत्पन्न हो जाएगी कि उस उष्मा की वजह से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, यानी पिघल जाएगा, जिससे परिपथ क्या हो जाएगा, आपका भंग हो जाएगा, जिससे परिपथ आपका भंग हो जाएगा। तो ये जो हमारा फ्यूज है, वह फ्यूज आपका ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, पहली चीज। और दूसरी चीज जो हमारा फ्यूज होता है, वह फ्यूज क्या कार्य करता है भाई, यह फ्यूज आपका वर्क करता है अपने अंदर से जब अधिक मान की सप्लाई फ्लो होती है, यानी इसके अंदर से जब अधिक मान की सप्लाई फ्लो होती है, तो यह खुद को क्या करता है, नष्ट कर देता है, खुद को नष्ट करके आपका परिपथ को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करता है। ये कार्य कौन करता है, तो यह कार्य करता है हमारा फ्यूज करता है, फ्यूज का कार्य होता है। तो यह आपका जो डिजाइन किया जाता है वो किसके लिए डिजाइन किया जाता है, ये ओवर करेंट या ओवरलोड, ओवरलोड सामान्य लोड नहीं या छोटा लोड नहीं, ओवरलोड आपका, या शॉर्ट सर्किट, शॉर्ट सर्किट या फॉल्ट। फॉल्ट में ये नहीं कि आपका ओपन सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, ऐसे फॉल्टों से क्या करता है, जैसे शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, अर्थ फॉल्ट, इन सब से क्या करता है भाई, सुरक्षा प्रदान करता है, इन सब से सुरक्षा प्रदान करता है कौन, हमारा फ्यूज। इस फ्यूज का कार्य यही होता है। तो इसलिए ये सब पढ़ाया जा रहा है, ओवरलोड, रिले, फ्यूज, क्योंकि ये सबके सब जो होंगे वो लगे होंगे आपके स्टार्टर में, इसलिए आपको ये सब चीजें पहले पढ़ाई जा रही हैं। तो लिखिएगा फ्यूज में, यह एक ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, यह एक ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है जो सामान्य मान के करंट की स्थिति में, जो सामान्य मान के करंट की स्थिति में, जो सामान्य मान के करंट की स्थिति में अपने अंदर से धारा को प्रवाहित कराता है, अपने अंदर से संपूर्ण धारा को प्रवाहित कराता है, अपने अंदर से संपूर्ण धारा को प्रवाहित कराता है। ओके भाई, अपने अंदर से संपूर्ण धारा को प्रवाहित कराता है। यह फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, पहले पढ़े भी होंगे आप लोग, सेकेंड ईयर में ड्राइंग में आया भी होगा, बल्कि स्विच गियर में भी आया होगा। यह फ्यूज दो प्रकार के होते हैं, पहला रिवायरेबल फ्यूज, दूसरा कार्टेज फ्यूज। पहला रिवायरेबल फ्यूज, दूसरा कार्टेज फ्यूज, दूसरा कार्टेज फ्यूज। ओके भाई, आगे लिखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा कार्टेज फ्यूज का यूज किया जाता है, इसमें सबसे ज्यादा कार्टेज फ्यूज का यूज किया जाता है, यानी रिवायरेबल फ्यूज यूज नहीं करते, किसमें, मोटर के प्रोटेक्शन में। मोटर के प्रोटेक्शन में कभी भी रिवायरेबल फ्यूज का यूज नहीं करते, बल्कि किसका यूज करते हैं, कार्टेज फ्यूज का यूज करते हैं। तो कार्टेज फ्यूज का यूज हम किसमें करते हैं, आपका मोटरों के प्रोटेक्शन में करते हैं, न कि रिवायरेबल फ्यूज का। आगे लिखिएगा, इस फ्यूज की डिजाइन ओवरलोड,
ओवरलोड तथा प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है, प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। अगला लिखेगा की पॉइंट, की पॉइंट। पहला फ्यूज को किस क्रम में लगाते हैं भाई? श्रेणी क्रम में। किस वायर पर लगाते हैं? फेज वायर पर। क्यों श्रेणी क्रम में लगाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं सीरीज में धारा का मान एक समान होता है, पैरेलल में धारा का मान भिन्न भिन्न होता है। अगर सीरीज में लगाएंगे तो संपूर्ण धारा उसी से होकर के फ्लो करेगी, पैरेलल में लगाएंगे तो संपूर्ण धारा उसी से होकर के फ्लो नहीं करेगी, इसलिए हमेशा किस क्रम में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। तो पहला पॉइंट लिखेगा की पॉइंट पर। वैसे हालांकि ये जानते होंगे सभी लोग, लिखेगा पहला पॉइंट, फ्यूज को हमेशा फेज वायर पर, फ्यूज को हमेशा फेज वायर पर स्थापित करते हैं, फ्यूज को हमेशा फेज वायर पर स्थापित करते हैं और यह परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा होता है, और यह परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा होता है, जिससे इस फ्यूज से होकर संपूर्ण धारा प्रवाहित हो सके, जिससे इस फ्यूज से होकर संपूर्ण धारा प्रवाहित हो सके। ओके भाई, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, फ्यूज ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, फ्यूज ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है, फ्यूज ओवर करंट प्रोटेक्टिंग डिवाइस होता है। तीसरा, फ्यूज ओवरलोड, फ्यूज तीसरा पॉइंट में लिखेगा, फ्यूज ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट, शॉर्ट सर्किट, अर्थ फॉल्ट आदि से सुरक्षा प्रदान करता है, आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। आदि से सुरक्षा प्रदान करता है। चौथा पॉइंट लिखेगा, फोर्थ पॉइंट, चौथा पॉइंट, फ्यूज फ्यूज मत लिखेगा, चौथे पॉइंट में लिखेगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रोटेक्शन के लिए, चौथे पॉइंट में लिखेगा, थ्री फेज इंडक्शन मोटर के प्रोटेक्शन के लिए सबसे अधिक कैरिटेज फ्यूज का यूज किया जाता है, सबसे अधिक कैरिटेज फ्यूज का यूज किया जाता है। ओके भाई, देखो भाई, आपको जो भी की पॉइंट लिखवाए जाते हैं उस की पॉइंट को हमने कहा हमेशा लिखिए, क्योंकि आपको अगर भविष्य में कुछ करना है तो नहीं करना है, वह डिग्री लेकर के कहीं चले जाना है तो भैया उसका कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी जब वहां पर जाएंगे तो भाई इंटरव्यू में तो ये सब छोटी मोटी चीजें पूछी जाएंगी, तो वहां पर भी थोड़ा बहुत काम दे ही सकता है। लेकिन अगर प्रिपरेशन के दृष्टिकोण से आप आएंगे तो फिर उस कंडीशन में ये सारी चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए, ताकि थर्ड ईयर के बाद आप कम से कम मेहनत करना हो। जब ये सारी चीजें जानते रहेंगे तभी आप वहां कम से कम मेहनत करेंगे। ये सारी चीजें नहीं जानते तो आपको ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो जितना बताया जा रहा है, जितना लिखवाया जा रहा है, सब आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइएगा और डेली बाय डेली नोट्स बनाते जाइए। आज का काम कल के ऊपर मत छोड़िएगा, कल का काम परसों के ऊपर मत छोड़िएगा कभी भी, नहीं तो आपके लिए बहुत ही कष्टदायक होगा। आप सोचिए कि आप अगर 24 घंटे 24 आवर में घर पर रहते हुए अगर अपनी पढ़ाई के लिए 1 घंटे का समय नहीं निकाल सकते तो आपसे दुर्भाग्यपूर्ण इंसान कौन हो सकता है इस दुनिया में? हमें तो नहीं लगता कोई और हो सकता है। तो इसलिए हम कहेंगे कि आप सभी लोग अपनी पढ़ाई पर ज्यादा से ज्यादा फोकस करिए। और अगर हमारी क्लास आपको अच्छी लगती है, बेहतरीन लगती है, तो हमारे क्लासेस फर्स्ट ईयर के भी चलते हैं, सेकेंड ईयर के भी चलते हैं। आप सबसे सीनियर पर्सन हैं, इससे आप लोगों से ज्यादा जागरूक कोई हो भी नहीं सकता। तो आप कम से कम अपने सेकेंड ईयर या फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को सजेस्ट किया करिए हमारे बारे में कि आप वहां से पढ़ लीजिए। हाँ, अगर हम बुरा पढ़ाते होंगे तो आप सजेस्ट नहीं करेंगे, ये बात अलग है। लेकिन अगर आपको लगता है कि हम अच्छा पढ़ाते हैं तो आप लोग क्या करिए, अपने जो भी
जूनियर हैं या जो भी आपके करीबी हैं या जो भी मित्र हैं, उनसे आप हमारे बारे में बताइए कि सर का चैनल है, आप लोग भी वहां से पढ़ सकते हैं, आप लोग भी आकर के चैनल पर पढ़िए। क्योंकि इस समय हमें नहीं लगता कि कोई इतना डीपली जा करके और इतने अच्छे ढंग से पढ़ाने के लिए, सिवाय आप लोगों के लिए, सिवाय आपका बीटी यूपी के लिए। हालांकि पढ़ाने के लिए, कंपटीशन के लिए तो बहुत सारे लोग हैं, छोटे छोटे पॉइंटों पर बहुत सारे वीडियो डाल दिए जाते हैं, लेकिन पॉइंट टू पॉइंट, टॉपिक टू टॉपिक पढ़ाने वाली बात है, जो आपके पूरे सिलेबस को पढ़ा सके। तो अगर हम दे रहे हैं, हम मेहनत कर रहे हैं, तो आप हमारे लिए तो इतना कर ही सकते हैं कि आप अपने दोस्त मित्र यार से एक बार हमारी बात को कह सकें। अगर आप हमारे लिए इतना भी नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं फिर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। फ्यूज के बाद अगली हेडिंग डालेगा। अगली हेडिंग है बेसिक कंट्रोल सर्किट। अगली हेडिंग है बेसिक कंट्रोल सर्किट। इसमें पहली हेडिंग डालेगा स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए। इसमें पहली हेडिंग है स्टार्टिंग और स्टॉपिंग के लिए एक पुश बटन का प्रयोग। एक पुश बटन का प्रयोग। हेडिंग डाल लीजिएगा भाई। हाँ भाई, फिगर बना लीजिएगा। स्टार्टिंग और स्टॉपिंग दोनों के लिए एक ही पुश बटन में आप ये फिगर बना लीजिएगा। फिगर बना लीजिएगा, वीडियो को रोक करके आप फिगर बनाइएगा। हो गया आपका, फिगर बन गया होगा। अब पढ़िए आगे, ध्यान दीजिएगा। ऐसा प्रयोग कहां किया जाता है? जब स्टार्टिंग और स्टॉपिंग दोनों के लिए एक ही पुश बटन का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है आपका, जब तक पुश बटन को दबाए रखेंगे, जब तक हम इस पुश बटन को दबाए रखेंगे, तब तक ये इंडक्शन मोटर जो होगा वो घूमता रहेगा। और जैसे इस पुश बटन से हाथ हटाएंगे, वैसे ही क्या हो जाएगा, ये इंडक्शन मोटर रुक जाएगा। ऐसा क्रेन में होता है। जो हमारी क्रेन होती है, क्रेन को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जब आपका स्थानांतरित करना होता है या कोई कार्य करना होता है, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि हैंडल पर पुश बटन होता है। उस पुश बटन को जब दबाते हैं, दबा करके उसे इधर उधर आपका घुमाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो मोटर घूमती है। और मोटर घूमने के बाद वो क्या होती है, ऑपरेट करता है आपका। तो उसमें जो लगा हुआ पुश बटन होता है, जब तक पुश बटन पर हाथ का दबाव रहेगा, हैंड का दबाव रहेगा, तब तक ये मोटर घूमेगी। जैसे ये दबाव हटेगा, वैसे ये मोटर क्या हो जाएगी, घूमना बंद हो जाएगी। और इसके इस प्रोसेस को, मोटर के घूमने और मोटर के बंद होने के प्रोसेस को, और एक ही पुश बटन के द्वारा, हम पुश बटन पे जब तक दबाव दिए हुए हैं, यानी पुश बटन कुछ इस तरह का होता है, ये कुछ इस तरह का होता है, ये इसके अंदर स्प्रिंग होती है, स्प्रिंग सिस्टम होता है। ये हम क्या करते हैं, जब इसको दबाते हैं तो दबाए जाने पे क्या होता है, स्प्रिंग दबती है। स्प्रिंग दबती है तो उस कंडीशन में ये सप्लाई के साथ जब जुड़ता है तो मैग्नेटिक कॉन्टैक्टर ऑपरेट होता है। ऑपरेट होकर क्या होता है, मोटर को रन कराता है। लेकिन जैसे ही क्या होता है, आपका हाथ हटाते हैं इस पुश बटन से, तो पुश बटन से हाथ हटाए जाने पे क्या होता है, ये जो हमारा स्प्रिंग है, स्प्रिंग का गुण होता है कि जब उसको दबाया जाए तो दबे, और जब छोड़ा जाए तो वो फैल जाए। तो जैसे ही दबाव पर से हाथ हटाया जाता है, हाथ हटाते ही क्या हो जाता है, स्प्रिंग फैलती है। और जब स्प्रिंग फैलती है, वैसे ही क्या होता है, ये पुश बटन बाहर की ओर निकल जाता है आपका, जिससे ये सर्किट का कनेक्शन क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। और इसके इसी प्रोसेस को बोला जाता है इंचिंग प्रोसेस। ये पूछा भी गया है एग्जाम में आपका, कि जब तक पुश बटन पर हाथ रहता है तब तक आपका इंडक्शन मोटर ऑपरेट होता है, और पुश बटन पर हाथ हटाते ही इंडक्शन मोटर बंद हो जाता है। इसके इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसके इस प्रक्रिया को इंचिंग कहते हैं आपका। इसके इस प्रोसेस को या इस कार्य को इंचिंग कहते हैं। तो लिखेगा इसमें, और ये किसके लिए यूज किया जाता है, ये जनरली क्रेन के लिए ही यूज किया जाता है। तो लिखेगा इसमें, इस प्रकार की विधि में थ्री फेस इंडक्शन मोटर के साथ, थ्री फेस इंडक्शन मोटर के साथ एक ही पुश बटन लगा होता है, एक ही पुश बटन लगा होता है। और जब इस पुश बटन को दबाया जाता है, और इस पुश बटन को जब दबाया जाता है, तो पुश बटन के दबाए जाने पर, पुश बटन के दबाए जाने पर इंडक्शन मोटर घूमने लगता है, इंडक्शन मोटर घूमने लगता है। और जैसे ही पुश बटन से हाथ हटाया जाता है, और जैसे ही पुश बटन से हाथ हटाया जाता है,
वैसे ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर को वैसे ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर को वैसे ही थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है। थ्री फेज इंडक्शन मोटर को सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और इस स्थिति में मोटर बंद हो जाता है और स्थिति में मोटर बंद हो जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग क्रेन में किया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग क्रेन में किया जाता है। हो गया? नीचे इसके नोट में लिखेगा, इसके नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट बना करके लिखेगा। पुश बटन द्वारा दाब को हटाकर मोटर को रोकने की प्रक्रिया इंचिंग कहलाती है। मोटर को रोकने की प्रक्रिया इंचिंग कहलाती है। जिसका फिगर नहीं बना है वो फिगर बना ले, तब तक हम वीडियो रोक करके दूसरा फिगर बना देते हैं। इसलिए हम वीडियो रोक करके दूसरा फिगर बनाते हैं, ताकि अगर हम वीडियो में ही फिगर बनाने लगेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा वीडियो बनाने में। इसलिए क्या है कि हम रोकते हैं थोड़ी देर के लिए वीडियो, फिर फिगर बना देते हैं, ताकि आप फिर से क्या करिए, वहीं आ जाइए। चलिए भाई, अगर जिसका नहीं बना होगा ये पहला वाला फिगर बना ले, इसके बाद हम दूसरा फिगर बनाते हैं। तब तक हेडिंग डाल लीजिएगा। हेडिंग है स्टार्ट तथा स्टॉपिंग के लिए अलग अलग पुश बटन का उपयोग। हेडिंग डाल लीजिएगा। हो गया भाई? अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा थ्री फेज इंडक्शन मोटर होता है, उस थ्री फेज इंडक्शन मोटर को स्टार्ट करने के लिए एक पुश बटन ये लगा हुआ है और स्टॉप करने के लिए यानी रोकने के लिए एक पुश बटन ये लगा है। यानी मोटर को चलाने के लिए एक पुश बटन ये है, मोटर को चलाने के लिए एक पुश बटन ये, मोटर को रोकने के लिए या बंद करने के लिए एक पुश बटन ये लगा हुआ है। जब आपका स्टार्ट बटन को दबाते हैं, हमने पहले भी आपको ये फिगर दिखा था कि ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। ये हमारा क्या है? मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। इस तरह से हमने आपको फिगर दिखाया था पिछले वाले कल के वीडियो में। ये है हमारा, इसको हम इनपुट सप्लाई देंगे, तो इनपुट सप्लाई देने से पहले ये हमारा क्या लगा होगा? ये हमारा पुश बटन लगा होगा यहाँ पे। ये कौन सा पुश बटन है? ये आपका स्टार्ट वाला पुश बटन है। स्टार्ट वाला। अब स्टार्ट वाले पुश बटन, ये हमारा स्टार्ट वाला पुश बटन, हमारा यहाँ क्या लगा हुआ है? ये पुश बटन स्टॉप वाला पुश बटन लगा है, कुछ इस तरह से। ये स्टॉप वाला पुश बटन लगा है। ये कौन सा पुश बटन लगा है? स्टॉप वाला। और ये हमारी कौन सी है? सप्लाई है। ये इनपुट है। ये हमारी कौन सी सप्लाई है? इनपुट सप्लाई है। वीडियो में दिखाई दे रहा है ना? हाँ, दिखाई दे रहा है। तो ये आपकी कौन सी सप्लाई? इनपुट सप्लाई है। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये क्या भाई? ये हमारा मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर है। मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का ये सिरा है, कॉन्टेक्टर के ये सिरे हैं, कॉन्टेक्टर का ये सिरा है, ये इस तरह से। इसमें क्या है? ये हमारा प्लंजर लगा हुआ है, ये प्लंजर है। ठीक, ये प्लंजर हमारा कुछ इस तरह से है। है भाई? देखिएगा ध्यान से। ये हमारी सप्लाई है, आर वायर, वाई वायर और बी वायर, ये हमारी सप्लाई है। यही सप्लाई क्या है? आर वाली सप्लाई, या फिर कोई एक सप्लाई हम यहां से ले लिए किसके लिए? आपका पुश बटन के लिए। यहां से हम ले लिए किसके लिए? पुश बटन के लिए। सॉरी, ये हम ले लिए यहाँ पे इस तरह से। ये आप क्या किए? हम यहाँ से इनपुट सप्लाई इससे ले लेंगे। हम इन फेजों से आपका इनपुट सप्लाई क्या करेंगे? ले लेंगे इस तरह से। हम फेज से वहां से क्या करें? इनपुट सप्लाई किसके लिए ले लिए? स्विच के लिए, सॉरी पुश बटन के लिए लिए।
अब इसी में क्या लगा है, होल्ड सर्किट लगा है। होल्ड सर्किट का मतलब क्या है कि ये आपका लगातार पकड़ा रहे, इसको किसको पकड़ा रहे, यानी इस सर्किट को लगातार पकड़ा रहे, यानी ये हमारा एक होल्ड सर्किट है। यहाँ पे एक और होल्ड सर्किट लगा हुआ है, कुछ इस तरह से ये और ये किसका लिंक है, ये मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का लिंक होता है, यानी इसके साथ यहाँ वाला जो लिंक है ये हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं। यहाँ वाला जो है उसको हम कहाँ दिखा रहे हैं, यहाँ दिखा रहे हैं। बस ये चीज याद रखिएगा। जैसे क्या है, हम स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं, स्टार्ट पुश बटन के दबाए जाते ही क्या होता है, ये आपका नीचे की ओर आता है, और जैसे नीचे की ओर आता है वैसे क्या होता है, ये सप्लाई आपका इससे होकर के यहाँ आती है, और इससे होकर के यहाँ आती है, और इससे होकर के यहाँ आती है, और यही सप्लाई क्या होती है, इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर के कॉइल में जाती है। जैसे ही कॉइल में जाती है वैसे ये जो है हमारा कॉइल वाला, वो जिसके ऊपर कॉइल को लपेटा गया वो ऑपरेट हो जाता है। ऑपरेट होकर के क्या करता है, इस प्लंजर को नीचे की ओर खींच लेता है। कल हमने आपको बताया था कि ये दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, विद्युत रोधित होते हैं, ये अलग होते हैं स्प्रिंग के माध्यम से। जैसे इसको खींचेगा ये नीचे की ओर आ जाएगा, डाउन में आएगा, और जैसे ही डाउन में आएगा तो ये जो होल्ड सर्किट होती है, ये होल्ड सर्किट भी इससे आकर के क्या होती है, चिपक जाती है। यानी ये होल्ड सर्किट भी क्या होती है, इससे चिपक जाती है आपका। और जैसे पुश बटन से हाथ हटाते हैं वैसे क्या होता है, ये बाहर की ओर निकल जाता है। लेकिन ये होल्ड सर्किट जो होती है ये पकड़े रहती है सप्लाई को पकड़े रहती है, जिसकी वजह से सप्लाई लगातार इसको मिलती रहती है, इस मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को। और जब सप्लाई लगातार मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर को मिलती रहती है तो ये जब नीचे की ओर आएगा तो ये हमारा टर्मिनल इसके साथ स्थापित हो जाता है, इसके साथ स्थापित हो जाता है ये, जिसकी वजह से सप्लाई इस पार से कहां जाना शुरू कर देती है, उस पार जाना शुरू कर देती है, और सप्लाई किसको मिलने लगती है, मोटर को मिलने लगती है। तो मेन काम इस होल्ड कॉइल का होता है। होल्ड कॉइल, जो होल्ड कॉइल क्या करता है, इस सप्लाई को यहां से इसके अंदर आने देते रहता है, हमेशा इसके अंदर सप्लाई बनी रहती है जिससे, और जिससे जब सप्लाई बनी रहती है तो ये लगातार प्लंजर क्या होता है, अपने साथ संपर्कित किए रहता है, और जब प्लंजर को हमेशा खींचे रहता है तो उस कंडीशन में क्या होता है, ये सप्लाई लगातार इस पार से उस पार जाती है। अगर कभी कॉन्टेक्टर यूज करेंगे तो कॉन्टेक्टर में आप देखिएगा जैसे ही पुश बटन को दबाएंगे वैसे ही कॉन्टेक्टर में टक से आवाज आएगी। कभी ऐसा देखेगा आप लोग, जैसे ही आप कभी हर एक पुश बटन को दबाइए, आप लोग घर में अगर होंगे तो घर में कभी आप स्टार्टर को ही दबाएंगे तो आपको टक से अंदर आवाज आती हुई सुनाई देगी, ऐसा लगेगा कुछ अंदर टक से किया है। तो वो क्या होता है, वो प्लंजर होता है, मैग्नेटिक प्लंजर होता है, जो क्या करता है, जैसे ही हम पुश बटन को दबाते हैं वैसे ही क्या करता है, सर्किट को अपनी तरफ खींचता है, और जैसे ही इस प्लंजर को अपनी तरफ खींचता है वैसे ही आवाज आती है टक से। तो ये खींचने की वजह से आवाज आती है आपका उस स्टार्टर के अंदर आपका, तो वैसे ही सप्लाई इस पार से उस पार जाना प्रारंभ कर देती है। इसको बंद करना होगा तो क्या करेंगे, इसको बंद करने के लिए इस स्टॉप पुश बटन को दबाएंगे। जैसे इस पुश बटन को दबाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, ये बाहर की ओर इस तरह से निकल जाएगा, ये बाहर की ओर निकल गया। अब क्या सप्लाई इस पार से उस पार जा रही है, नहीं जा रही है। तो जब सप्लाई इस पार से उस पार नहीं जाएगी तो ये जो होल्ड सर्किट है, ये होल्ड सर्किट जो है उसमें सप्लाई नहीं आएगी, जिससे इसके अंदर भी सप्लाई नहीं आएगी, और जब इसके अंदर सप्लाई नहीं आएगी, कॉइल के अंदर सप्लाई नहीं जाएगी, तो कॉइल क्या हो जाएगा, डी एनर्जाइड हो जाएगा। यानी डी एनर्जाइड होने का मतलब बीज चुंबकित हो जाएगा, यानी उसके अंदर बीज चुंबकन हो जाएगा, और जैसे डी एनर्जाइड होगा वैसे ही क्या करेगा, इस प्लंजर को छोड़ देगा, क्योंकि आकर्षण शक्ति रह नहीं गई। जब आकर्षण शक्ति नहीं रह जाएगी तो इसको क्या करेगा, छोड़ देगा, और जैसे ही छोड़ेगा ये ऊपर की ओर चला जाएगा आपका, तो ये ऊपर जाकर के स्थापित हो जाएगा, जिससे इस होल्ड सर्किट में करंट नहीं आएगी आपका, और न इसमें जाएगी, तो ये डीमैग्नेटाइज होकर छोड़ दिया। जैसे इस पुश बटन पर से हाथ हटाएंगे वैसे ही क्या होगा, फिर से ये अपनी पुरानी स्थिति में आ जाएगा ऐसे, और तब तक ये तो गायब हो चुका है आपका। अब जब ये गायब हो चुका है तो सप्लाई इस पार से उस पार नहीं जाएगी। कब जाएगी, जब दोबारा हम पुश बटन दबाएंगे तभी ये सप्लाई इस पार से उस पार जाएगी। तो यही खेल होता है आपका स्टार्ट पुश बटन का और स्टॉप पुश बटन का। तो लिखिएगा इसमें, इस प्रकार की विधि में दो पुश बटन होते हैं। पहला पुश बटन स्टार्ट पुश बटन और दूसरा पुश बटन स्टॉप पुश बटन होता है। पहला पुश बटन स्टार्ट पुश बटन और दूसरा पुश बटन स्टॉप पुश बटन होता है। जब स्टार्ट पुश बटन को दबाया जाता है, तो इस स्थिति में
तो इस स्थिति में मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर जब स्टार्ट पुश बटन को दबाया जाता है, अगर हम तेज बोल रहे होंगे, ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर हम तेज बोल रहे होंगे तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा, ग्रुप में बता दीजिएगा कि सर आप थोड़ा स्पीड में बोलते हैं, थोड़ा और स्लो हो जाएगा, अगर ऐसा कुछ होगा तो। क्योंकि आप मेरे साथ साथ लिखते जाइए, आप साथ साथ नोट्स बनाते जाइए। ऐसा ना हो कि एक बार वीडियो देखो फिर एक बार नोट्स बनाओ, ऐसा मत करो, आप साथ साथ चलो। तो अगर मैं अधिक तेजी से बोल रहा हूं तो आप मेरे को रोको कि सर आप रुको। देखो भाई, आप जब अपनी परेशानी मेरे साथ शेयर करोगे, मैं अपनी परेशानी आपके साथ शेयर करूंगा, तब हमारे और आपके बीच का कम्युनिकेशन बेहतर होगा। आप लोग ऐसा करते ही नहीं है, आप लोग भी मुख बंद रहते हैं, मैं भी मुख बंद रहता हूं। तो ऐसा ना हो भाई, अपनी प्रॉब्लम आप कहो, ग्रुप में ही कहो, क्योंकि आप पढ़ने के लिए आए हैं, आप फीस देते हैं, कोई आपका फीस पेड करता नहीं है। तो अगर शर्मा रहे होंगे कि मैं क्या पूछूं, क्या करूं, कैसे पूछूं, भाई पर्सनल भी तो पूछ सकते हो, फोन तो है ही मेरे पास, ऐसा नहीं कि नहीं है, तो फोन से भी पूछ सकते हो मुझसे, या ग्रुप में मैसेज करके पूछ सकते हो। कौन क्या सोचता है ये जिंदगी में कभी मत सोचना। अगर ये जिंदगी में सोचने लगे कि कौन क्या सोचेगा तुम्हारे बारे में, तो उस दिन के बाद से तुम्हारा सब कुछ खत्म। क्योंकि तुम ये मत सोचो कि कौन क्या सोचेगा, तुम्हें ये नहीं सोचना है, और उसको सोचना है जो सोच रहा है, वो उसको सोचने दो, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो खैर वो बात की बातें हैं, लेकिन अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो मुझे कमेंट करके बताओ, मेरे अंदर कोई कमी है तो मेरे ग्रुप में बताओ, मुझे कॉलिंग करके बताओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, क्योंकि मैं खुद चाहता हूं मैं अपनी कमियों को दूर कर सकूं, और आप लोगों के माध्यम से। क्योंकि कहते हैं ना, अपनी कमी खुद को नहीं दिखाई देती, वो दूसरों को ही दिखाई देती है। तो मेरी कमी अगर कुछ भी होगी तो वो आपको दिखाई देगी, मुझे नहीं दिखाई देगी। खैर आगे लिखिएगा, जब स्टार्ट पुश बटन को दबाते हैं तो उस स्थिति में मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का होल्डिंग कॉइल, मैग्नेटिक कॉन्टेक्टर का होल्डिंग कॉइल ऑपरेट होकर के सर्किट को क्लोज कर देता है, सर्किट को क्लोज कर देता है, जिससे लगातार सप्लाई होल्डिंग कॉइल से होकर के परिपथ में प्रवाहित होती रहती है, होल्डिंग कॉइल से होकर के परिपथ में प्रवाहित होती रहती है। और थ्री फेज मोटर स्टार्ट कंडीशन में होता है, थ्री फेज मोटर स्टार्ट कंडीशन में होता है। हो गया भाई, आगे चलिएगा। मोटर को बंद करने के लिए जैसे ही इस स्टॉप पुश बटन को दबाते हैं, मोटर को बंद करने के लिए जब स्टॉप पुश बटन को दबाते हैं, तो स्टॉप पुश बटन के दबाए जाने पर परिपथ भंग हो जाता है, या कॉन्टेक्टर डीमैग्नेटाइज हो जाता है, और यह डीमैग्नेटाइज होकर होल्डिंग कॉइल का संपर्क टूट जाता है, जिससे परिपथ में मुख्य धारा प्रवाहित नहीं होती, मुख्य मत लिखेगा सीधा, जिससे परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, अगली हेडिंग डालेगा, अगली हेडिंग है मल्टीपल पुश बटन। ये सारे डायग्राम आप बनाते चलिएगा, ये सभी डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका। हो सकता है क्योंकि नया सिलेबस ऐड हुआ हो तो एग्जाम में ये सब पूछे आपके, नहीं तो हालांकि मैं आपको
पिछले साल 5th सेमेस्टर में स्टार्टर तो पढ़ा ही चुका हूँ, ऐसा नहीं कि स्टार्टर नहीं पढ़ा हूँ, लेकिन ये छोटे छोटे उसके पॉइंट है जो आपको पढ़ने हैं, तो ये पढ़ते चलिए आप लोग। और हमारा चैनल अगर आपको अच्छा लगता है तो मैंने आपसे कहा कि आप हमारे चैनल के बारे में अपने किसी भी कॉलेज के, अदर कॉलेज के, चाहे कहीं का भी स्टूडेंट हो, उसके बारे में बताइए, हमारे बारे में बताइए, ताकि वो हमारे चैनल तक आकर के हमसे जुड़ सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।